बैक टू माय चैनल मेरे नन्हे भाई बहन। आज अगेन एक वन शॉट वीडियो होने वाला है प्रैक्टिस सेशन का, जो कि है चैप्टर नंबर 2 का। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो बाकी वीडियो के कंपैरिजन। आज कुछ चेंजेस है कि मेरे जो डेस्कटॉप है उसमें मैंने ऑलरेडी इनपुट कर दिया है अपने क्वेश्चंस। जो इस साइड है मैं उधर से डायरेक्टली नोट करके लिखूंगी, पॉज नहीं होगा अब वीडियो। ओके, सो शुरू करते हैं बिना बकवास किए। तो पहला क्वेश्चन आपका एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 5x minus 3 equals to 7। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। काफी इजी क्वेश्चन है, आई होप सो। कुछ नहीं करना है। अगेन ये ट्रांसपोज होगा, 5x इक्वल्स टू, ये ट्रांसपोज होगा 3 माइनस में तो उस साइड प्लस हो जाएगा। 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 2। अभी शुरू का क्वेश्चन है इसलिए इजी है, आगे टफ होगा। ठीक है, एक से एक भयंकर क्वेश्चन मैंने लाए हैं इस बार। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, x बाय 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लो वरना स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको कैसे करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। नीचे एलसीएम ले लिया, ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा डायरेक्ट, ये माइनस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 3। x माइनस 2 इक्वल्स टू 6। क्या क्या मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x अब देखो अगेन ये ट्रांसपोज होगा, -2 है उस साइड जाके +2 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 8। ऐसे आपका ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। ऐसे ही आपका क्वेश्चन होता है खत्म। अच्छा, हो सकता है कुछ कोई डाउट हो कि मैम आई फटाक से सॉल्व की, पता नहीं सही आ रहा होगा गलत आ रहा होगा। ये हम कैसे मान ले कि ये जो आंसर आया है वो सही ही है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो पीछे आंसर दिया होता था। इधर कैसे पता चलेगा, तो इधर ऐसे पता चलेगा कि आप x की वैल्यू को इसमें पुट करो। ठीक है, और पुट करने के बाद अगर 7 या 3 इसके इक्वल आ जाए, इट मींस अगर वेरीफाई जैसे अभी हमने किया था LHS इक्वल्स टू RHS वैसा आ जाए तो समझ जाना कि आपका आंसर सही है। कैसे चेक करेंगे, x की जगह 2 रखा मैंने, ठीक है, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7, यानी ये सही है मेरा। अब x की जगह 8 रखो, 8 बाय 2 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, यानी LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब कि हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सही है। स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 2x by 3 plus 5 इक्वल्स टू 3। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, ठीक है, घबराना नहीं है, इजी है ये भी। कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन इसमें 3 को एलसीएम ले लेंगे हम। 2x एज इट इज प्लस 15 इक्वल्स टू 3। इस साइड करेंगे 2x इक्वल्स टू प्लस 15 इक्वल्स टू 9। क्या क्या मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ तक चीजें क्लियर है। 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 15, ट्रांसपोज हुआ इस वजह से साइन चेंज हुई। 2x इक्वल्स टू -6, x इक्वल्स टू -3। आपके मन में शंका या डाउट हो तो आप अपना x की वैल्यू इसमें पुट करके आप चेक कर सकते हो। मैं आंसर जब लाती हूँ तो मैं पहले चेक करके ही यहाँ बताती हूँ। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो, अगेन यहाँ नोट कर लो, मैं रब कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 2p माइनस 2p बाय 3 माइनस p इक्वल्स टू -5। अगेन इसमें एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम ले लो भाई, कितना आया भाई, 3 एलसीएम आएगा। 2p माइनस में 3p इक्वल्स टू -5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2p माइनस 3p इक्वल्स टू -15 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। -p इक्वल्स टू -15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपकी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लो। सॉरी,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, x/2 - x/3 इक्वल्स टू 2 अब सॉल्व करो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 3x माइनस में 2x इक्वल्स टू 2, 3x माइनस 2x इक्वल्स टू x, और ये मल्टीप्लाई जब उधर हो जाएगा तो ये 12 आ जाएगा। इतना बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब एक चीज सुन लो, मैंने ये चीज नोटिस की कि कुछ लोगों को ये समझने में दिक्कत है कि आखिर में हम पढ़े कैसे। ठीक, कल कुछ मेरे पास मैसेजेस आए थे। क्या चीजें हुई कि एक बच्चा था, उसने क्या किया कि क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व करवाया एज इट इज उसने भी अपनी कॉपी में नोट डाउन किया। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसे नहीं करना है। एक्चुअल में आपको कैसे पढ़ना है कि जब मैं क्वेश्चन लिखती हूँ आप पॉज करो, ठीक है, पॉज करके इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके जब आपका आंसर आ जाता है या आप बीच स्टेप में कहीं रुक जाते हो, अटक जाते हो, उसके आगे आपको समझ नहीं आता क्या करना है, आप वापस वीडियो को चालू करो और देखो क्या क्या स्टेप में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैच कर रहा है इसका मतलब आप करेक्ट हो, अगर मैच नहीं कर रहा मतलब आपने कहीं गलती की है। अगर आपने गलती की है तो मैं बोलती भी हूँ कि यहाँ एलसीएम ये आया, क्यों आया, ऐसा आया, वैसा आया, सारी चीजें मैं बक करती हूँ। उसे आप सुनो और उस चीज को आप आगे चल के करेक्ट करो। ठीक है, छाप मत लो, कॉपी पेस्ट नहीं करने का, इससे आप सीखोगे नहीं। ठीक है, हो सकता है कुछ पहले दूसरे क्वेश्चंस ऐसे होते होंगे जो आपको नहीं आते होंगे या शायद आपने नहीं सीखा होगा। सो डोंट वरी, पहला 2 क्वेश्चन आप देख लो, समझ लो, फिर तीसरे क्वेश्चन से पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, मेन मोटो इस वीडियो का क्या है कि आप तक ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है ना वो पहुंच रहे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इनफ नहीं होते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन की जरूरत होती है। उन और क्वेश्चंस के लिए मैं ऐसे वीडियोस लाती हूँ। ठीक है, और कल के कुछ मैंने देखा कि कल का जो वीडियो था, प्रीवियस वीडियो प्रैक्टिस सेशन ऑफ चैप्टर 1, वो बीच में ब्लर हुआ था। ठीक है, कैसे हुआ था, फर्स्ट 2 स्टेप मैंने लिख दिया था, लास्ट तक लिखा था, और इस यहाँ से यहाँ तक के स्टेप में बीच का पार्ट ब्लर हो गया था। देखो, अगर ब्लर हुआ कोई बात नहीं, जब ब्लर होके ठीक हुआ, क्योंकि वहां मैंने जस्ट कैमरा पुट किया है, ट्राइपॉड पे लगाया, वहां क्या हो रहा है मुझे नहीं दिख रहा। मैं यहाँ खड़े होके बता रही हूँ। वहां हो सकता है फोकस लेने के चक्कर में वो ब्लर हो जाता होगा। ठीक है, बट अपने आप ऑटोमेटिक वो सही भी हो जाता है। जस्ट वेट, लास्ट का स्टेप आपने देखा। ठीक है, उससे पहले भी आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, और नहीं भी दिख रहा तो आप रुक जाओ, आप खुद से सॉल्व करो और लास्ट में देख लेना सही है कि गलत है। क्योंकि हमें मेन मोटो क्या है, हमें सीखना है, हमें छापना नहीं है, हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें सीखना है। सीखने का बेस्ट वे, सही तरीका यही होता है। हो गई बकवास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तक हमने कुछ क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू निकाली। ठीक है, मैंने क्वेश्चन जो इनपुट किया वो इस तरह से किया कि कुछ क्वेश्चंस में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है, फिर अगेन एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर वर्ड्स प्रॉब्लम है, फिर एक्स की वैल्यू। इससे क्या होगा, आप बोर नहीं हो जाओगे। अब मैं कंटिन्यूसली ऐसे क्वेश्चंस ले आऊं तो आप कर करके बोर हो जाओगे, और जब वर्ड्स प्रॉब्लम में ढेर सारा ले आऊंगी और करवाने लगूंगी तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रेक के चक्कर में आपका ये इस पे असर ना पड़े, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उसके लिए रेडी हो जाओ। चलो, पहला क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम्स का क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, द पेरीमीटर of an equilateral triangle is 5 1/4 centimeter. Find the length of its each side. Find the length of its each sides. ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। क्वेश्चन नोट कर लो और मैं पहले एक्सप्लेन कर लूँ क्या बात हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, समझ लो, फिर मैं शुरू करती हूँ।
क्या कहा है इसमें, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, ठीक है, किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको दे दिया है इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड, अब उसके बाकी साइड्स की आपको लेंथ निकालनी है। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको जो चीज की जरूरत है वो दो चीजें हैं, पहला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है और दूसरा उसकी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। सो ये देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, जिसके तीनों साइड्स इक्वल। सो अगर हमने इस साइड को x लेट कर लिया, चलो ए बी सी, अगर मैंने ए बी का नाम x कर दिया तो ए सी का भी नाम x हो जाएगा और बी सी का भी नाम x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बात की है इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, यहाँ किसके बारे में बात की है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। शांति से समझो, समझ में आया, समझ में आया। और अब पेरीमीटर, मान लो आपको पेरीमीटर नहीं पता कि कैसे निकालते हैं, तो पेरीमीटर का एक फंडा समझ लो कि कहीं भी अगर पेरीमीटर की बात आ जाए तो पेरीमीटर में आपको क्या करना है कि शायद मैंने बताया अपने प्रीवियस वीडियो में कि मान लो मैंने कहा एरिया निकालो, तो एरिया मतलब इस जो बाउंड्री मैंने है, ये जो बाउंड्री है उसके अंदर का एरिया निकालना है, ठीक है। यहाँ आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा, बट जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो आपको जो ये बाउंड्री है बस इसका लेंथ जोड़ना है, ठीक है। इतना प्लस इतना प्लस इतना इक्वल्स टू पेरीमीटर। सेम चीज करेंगे हम इसमें भी, x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू ये, इक्वल्स टू ये। आई होप समझ में आया हो। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ से चले जाना मेरा मोटो नहीं है, मेरा मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ आई क्वेश्चन सॉल्व ही करेंगे, आपको हर चीज समझाना, आप तक हर एक बात पहुंचाना मेरा मेन मोटिव है। सो सॉल्यूशन, let side of an equilateral triangle, ये equilateral का शॉर्टकट में लिखते हैं, equilateral triangle bx. So according to question x plus x equals to, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करो, 20 प्लस 1 21 अपॉन में 4। आई इतनी बात समझ में, अब ये कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा इक्वल्स टू 21/4, इक्वल्स टू 21/4। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रही हूँ। 12x इक्वल्स टू 21, 12x इक्वल्स टू 21, x की वैल्यू निकालनी है, सो x इक्वल्स टू 21/12। इतनी बात समझ में, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों 3 से डिविजिबल है, तो 3 7 और 3 4, x की वैल्यू मेरी 7/4 आई, x की वैल्यू मेरी 7/4 आई। इतनी बात समझ में आई। अब चलो 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 चलो, अच्छा अब देखो, अब किसी को ये डाउट हुआ कि मान लो मेरा आंसर आ गया, मान लो 7/4, बट मुझे ये कैसे पता चलेगा कि 7/4 आंसर मेरा जो है वो सही है कि गलत है, क्योंकि उस वक्त इससे पहले वाले क्वेश्चंस में तो हम x की वैल्यू, हमें इक्वेशन पता होती थी, हम x की वैल्यू पे रख देते थे, सो हमें पता चल जाता था कि सही है कि गलत है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में कैसे पता करेंगे, सो ये ऐसे पता करेंगे कि हमें ईच साइड पता चल गया, यानी x की वैल्यू पता चल गई, इसको 3 बार ऐड करो, 7/4 प्लस 7/4 प्लस 7/4। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो मुझे ऐसे ही दिख रहा है, इक्वल्स टू 21/4 आएगा। अब या तो इसको यहीं से आप समझ लो कि सही है, उतने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है आपको कि सही है कि गलत है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब करोगे ना आप, तो आपका उतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे पता चला हमारा आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। अब करती हूँ उसको रब, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट कर लो। इजी था, आई होप सो, बट इतना इजी हर क्वेश्चन नहीं है आपका।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? द बेस एंड पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर द बेस एंड perimeter of an isosceles triangle are 3 1/2 centimeter and 12 centimeter. Find the length of each of its equal sides. Again, find the length of each equal sides. जिसको क्वेश्चन समझ में आया वो अभी पॉज कर दे, जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया मैं जब क्वेश्चन समझा दूंगी तब पॉज करके सॉल्व करे। खुद से करो, ठीक है, खुद से करो। जिसको आ गया उसके लिए पॉज हो जाओ, जिसको नहीं आया क्वेश्चन समझ में मैं समझा दे रही हूँ। द बेस एंड पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इससे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात की थी, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की है। आर इतना बेस है एंड इतना पेरीमीटर है, समझो, इतना बेस है इतना पेरीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, उसके जो बाकी के दो साइड्स बचे हैं उसका लेंथ निकालने को कहा है। सो पहले फिगर बना लो। अब जिसको समझ में भी आ गया वो रुक जाओ। अब जिसको ये नहीं पता कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी वो होल्ड करता है, वो रुक जाओ और देखो ये बात। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसके सिर्फ दो साइड्स इक्वल हो और ये वाला कुछ और हो, ये वाला पार्ट कुछ और हो और ये वाला साइड इक्वल हो, ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो आपको बेस दे दिया है, पेरीमीटर दे दिया है और ये जब इक्वल है, अगर मैं एक को ए सी को एक्स ले लूं तो ए भी मेरा ऑटोमेटिकली एक्स हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक एक्स हो जाएगा। सो इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स प्लस इतना इक्वल्स टू इतना। आई बात समझ में? अब जिसको इतना समझ में आ गया वो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, बाद में मेरे से आंसर मिला लेना फटाफट। गिवन बेस ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? ये 3 2 6 1 7 7/2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं पहले लेट कर लो, let the each equal sides be x। इतना समझ में आया? मैंने वर्ड्स कहीं से नहीं चुराया, मैंने वर्ड्स यहीं से क्वेश्चन से चुराया, ठीक है। आप भी यहीं से चुराया करो, क्यों इसमें अपना दिमाग लगाने का? हमें तो एक तो क्वेश्चन में दिमाग लगाना ही कि कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं। सो सेंटेंस फ्रेम करने में दिमाग मत लगाओ, यहीं के वर्ड्स चुरा के लिख लो बस। आया समझ में? लेट द ईच इक्वल साइड बी एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 7/2 equals to 12 सेंटीमीटर। मेरे पास स्पेस की कमी हो गई, ठीक है। मैं क्वेश्चन रब कर देती हूँ। कितना हुआ ये? 2x plus 7/2। एलसीएम लो फटाक से। 2 4x plus 7 equals to 12। फटाफट लो, फटाफट करो, कितना हो जाएगा ये? 4x plus 7 equals to 24 equals to 24। इतनी बात समझ में आई? हाँ इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्या होगा, 4x equals to 24 minus 7, 24 minus 7, 4x equals to 17, x equals to 17/4। यानी हमारी एक साइड कितनी आई? 17/4 आई।
समझ में आया इतना? समझ में आया इतना? चलो आगे बढ़ो, पॉज कर लो। चलो रब करने जा रही हूँ, पॉज करके खत्म करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो देख लो। सैम हैज, क्वेश्चन नंबर 3 हो गई आपका। सैम हैज coins of domination and denomination, sorry, denomination ₹1, ₹2 and ₹5 and ₹5. The ratio of this number, the ratio of the number of this coins with Sam is 3:2:4. 3:2:4. If the total amount with Sam is, if the total amount with Sam is ₹135, how many coin of each denomination does the Sam have? How many coins of each denomination does Sam have? इस सैम के चक्कर में मेरा आधा बोर्ड भर गया। एक तो मैं लिखती भी बड़ा हूँ, बाप रे, ये तो कहानी की तरह हो गया। चलो करो इसको फटाफट। ऐसे टाइप का क्वेश्चन एक उसमें भी था, एनसीईआरटी में भी था, आई रिमेम्बर। जस्ट मिनट, पानी पी लूं। चलो 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 कहानी पढ़ो, क्या फटाफट है। सैम हैज अ कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, 2 और 5। सैम के पास डिनोमिनेशन का सिक्का उसके पास है, कितने रुपए का? 1 का, 2 का, 5 का, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस कॉइन्स, रेशियो उसके पास इस कॉइन के कितने हैं? 3:4। इफ द टोटल अमाउंट विद सैम इज ₹135, अगर टोटल अमाउंट उसके पास ₹135 का है, how many coins of each denomination does Sam have? एक कॉइन के उसके पास कितने डिनोमिनेशन है वो बताओ। सो क्या करेंगे अब? मैंने इसका एग्जांपल आपको पहले भी एनसीईआरटी में बताया, फिर से बता देती हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, जब हमें रेशियो की कई बात होती है ना, उसके पीछे x लगा लो, as simple as that। सॉल्यूशन, ठीक है। अब फलाना ढिमकाना मैं नहीं लिखने वाली, आपको अपना आंसर रिप्रेजेंट अच्छे से करना है, आप फलाना ढिमकाना खुद से लिखो। मैं फटाफट यहाँ करने जा रही सॉल्व। ₹1 का सिक्का कितना है? 3x, ठीक है। जैसे जैसे नंबर दिया है उसी हिसाब से ये रेशियो होता है। देखो 1 2 5 दिया था और 3
2 4 दिया, यानी 1 का 3, 2 का 2, 5 का 4, ऐसे ये बात होती है, ठीक है। 1 रुपीज का 3x हुआ, 2 रुपीज का 2x हुआ, 5 रुपीज का 4x हुआ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ कितना था उनके पास 135, सो इसका ऐड करो कितना हो जाएगा, चलो 3x प्लस 2x प्लस 5x इक्वल्स टू 135, 135 कितना हुआ, दिन तो 5 5 5 10, 10x इक्वल्स टू 135, x की वैल्यू 13.5, x की वैल्यू 13.5 आ गई, यानी हमारी x की वैल्यू आ गई। बट आंसर यही खत्म नहीं होता है, उसने पूछा है कि एक एक का कितना कितना होगा टोटल। जस्ट अ मिनट, हमारी ये x की वैल्यू आ गई, यही स्टॉप मत कर देना वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे हर एक का डिनोमिनेशन पूछा है, यानी एक का टोटल कितना सिक्का था वो पूछा है, 2 का कितना था, 5 का कितना था, वो ऐसे ऐसे पूछा है। सो x की वैल्यू को अब हमें इन सब पे पुट करना होगा। मैं ऊपर का रब कर दे रही हूँ, ठीक है। अब पहले इतना देखो, फटाफट इतना देखो, 1 का कितना था 3x, 2 का कितना था 2x, 5 का 4x, बस सिंपली x की वैल्यू आप पुट कर दो, यानी 3 इंटू में 13.5 इक्वल्स टू 2 इंटू में 13.5 इक्वल्स टू ये कितना 4 इंटू में 13.5। अब इतना ऐड सॉल्व कर लो, 40.5 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर 27 आएगा, ठीक है, वो 27 आएगा और ये 67.5 आएगा, ये 67.5 आएगा। आंसर में सेंटेंस बना के आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा एंड में, मैं नहीं लिख रही हूँ। अच्छा, अब अगेन ये आंसर सही है कि गलत है, अब उसको चेक करने के लिए आप इसको बस ऐड कर लो, ठीक है, इससे मैच कर जाएगा तो इफ देन यस, ठीक है, इससे मैच कर दिया तो आपका आंसर सही है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन अब आपको खुद से करना है, मैं क्वेश्चन नोट कर दे रही हूँ। अब ये होमवर्क काफी सॉल्व कर लिया मैंने। अ सम ऑफ क्वेश्चन नंबर कितना रहा होगा, ये 4th होगा ये। चलो, अ सम ऑफ ₹240 is divided among two brothers such that the younger brother receive half as much as received by the older brother. Find the share of younger brother. Find the share of younger brother. राइटिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है। राइटिंग बनाऊंगी तो वीडियो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगी, फटाफट हमें करना है ना। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ 240, यानी 240 का
तो 240 रुपीज था। इज डिवाइडेड अमॉन्ग टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में बटा, ऐसे बटा जैसे कि यंगर ब्रदर जो था उसको हाफ मिला जितना ओल्डर वन ब्रदर को मिला था, यानी जो बड़ा है उसका आधा छोटे वाले को मिला। ये तो गलत हो गया भाई, छोटे वाले के साथ। इस कंडीशन को पुट करके आपको इसका आंसर लाके कमेंट बॉक्स में बताना है और मैं उस पर आपको बताऊंगी कि आपने सही बताया है या गलत बताया है। चलो, आई होप इतना हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन वो होमवर्क है, आप खुद से करना। Question number 5. When 1/4 of a number, when 1/4 of a number is subtracted from half of itself, the result is 15/2. फाइंड द नंबर। अब आपसे नंबर पूछा है, फाइंड करो भाई नंबर को। क्या कहा है? when 1/4, when की स्पेलिंग गलत है। when 1/4 of a number is subtracted from half of itself, कोई एक नंबर है, ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट किया गया 1/4 1/4 किससे? खुद के हाफ से, तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो 15/2 है। सो आपसे कहा है कि वो नंबर क्या होगा वो बताओ, वो नंबर क्या होगा वो बताओ। अगेन ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमें करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहा है? अमर नाम का कोई बंदा है, अमर इज 4 years younger to Bindu. Then the sum of their ages is 34. Sum of their ages be 34. Find the age of Bindu. Find the age of बिंदु, यानी आपको अब बिंदु की एज का पता लगाना है, ठीक है। बिंदु की एज का पता कैसे लगाएंगे? पहले तो कंडीशन देख लो, ठीक है। अब अगेन मैं कोई सेंटेंस नहीं लिखूंगी, बहुत टाइम लग जाता है, आप खुद से कर लेना, मैं आपको समझा दे रही हूँ अच्छे से। लगभग सेंटेंस हो ही जाता है, बस आगे बचे लेट, गिवन, पुट, हेंस, देन, ये सब आप खुद से कर लेना। अमर इज 4 years younger than बिंदु, यानी अमर की जो एज है वो बिंदु की एज से 4 साल कम है। समझ में आया इसका मतलब? अब समझ में आया इसका मतलब? अब सो क्या होगा? अगर बिंदु की एज को मैं x मान लूं और अमर की x-4 हो जाएगी कि नहीं, इतना बताओ पहले, इतना बताओ पहले। चलो क्या होगा क्यों? क्योंकि बिंदु की एज में 4 कम जो होगा वो अमर की एज होगी, ठीक है। तो बिंदु की एज अगर मैंने x लेट कर ली तो अमर की एज में मैं x-4 लेट कर सकती हूँ कि नहीं? कर सकती हूँ कि नहीं? Now according to question, x plus x minus 4 equals to 34.
ये होगा कंडीशन। क्या कहा था, सम ऑफ देयर एजेस इज 34, उन दोनों की एज का मैंने सम किया इक्वल्स टू 34 किया। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। 2x इक्वल्स टू 38 होगा, ट्रांसपोज होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई इतनी सी, बात समझ में आई इतनी सी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19, x की वैल्यू 19 आ गई, डिवाइड करोगे तो 2 से, ठीक है। यानी बिंदु की एज कितनी हुई, 19। सो अमर, मान लो क्वेश्चन में तो सिर्फ बिंदु की एज पूछा था, बट मैं क्वेश्चन में ऐड कर दूं कि चलो भाई दोनों की एज बताना, तो आपने बिंदु की एज बता दी। अब अमर की अगर पूछता तो आप कैसे बताते, तो x की जगह 19 रख लेते, -4 इक्वल्स टू 15। इतनी सी बात समझ में आई, आई ये बात समझ में। अब देखो अगेन अगर आप इस दोनों को ऐड करोगे तो आपका 34 आएगा, आपका 34 आएगा, विच मीन्स कि हमारा आंसर क्या था, सही था। सेंटेंस खुद से लिख लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर, एकदम प्रॉपर। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नोट कर लो पॉज करके, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट ले जरूर लो, कुछ भी कर लो। चलो हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सो चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 7। an amount of 720 an amount of 720 is divided among A, B, C, A, B, C such that B's share, यानी B का जो शेयर है is thrice, B's share is thrice that of A, that of A। क्वेश्चन नोट करके क्या करो सो दैट आपको बाद में भी अपना बुक कॉपी खोलो तो आपको इजीली मिल जाए। thrice that of A and C's share is twice of A, twice of A। Find the share of A, B and C, A, B and C। यानी अगेन अपना क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाक से। An amount of 720 रुपीज जो था इज डिवाइडेड अमॉन्ग A, B, C, तीन लोगों में बटा है जिसका नाम A और B और C है। ऐसे बटा जैसे B का जो शेयर है वो थ्राइस है किसके, A के शेयर का, और जो C का शेयर है वो ट्वाइस है A का। फाइंड शेयर्स ऑफ A, B एंड C। A, B और C का शेयर निकालो। पहले कंडीशन लिख लो, A, B, C कंडीशन लिख लो। क्या कहा है, बी का शेयर ए के शेयर का थ्राइस है, यानी 3 गुना है। यानी कुछ ये हुआ, अगर मैं ए के शेयर को x मान लूं तो बी का शेयर 3 गुना हो जाएगा उसका, यानी 3x। नाउ कहा गया था C's शेयर इज ट्वाइस ऑफ A, यानी C का जो शेयर है, C का शेयर कितना है, ट्वाइस ऑफ A। यानी अगर A x है तो C कितना हो जाएगा हमारा 2x, ट्वाइस ऑफ x मतलब 2 गुना। समझ में आया इतनी बात। तो क्या कहा था उसने कि इसका जो सम होना चाहिए, इसका जो सम होगा वो 720 के बराबर होगा। यानी अगर मैं इसको x ऐड कर दूं तो 3 2 5 5 1 6, यानी 6x इक्वल्स टू 720।
आप ऐसे मत लिखना, पहले लेट करना, फिर ये लिखना, फिर ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक एक को ऐड करके दिखाना, फिर सॉल्व करना। मैं डायरेक्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। सो x कितना हो जाएगा, उधर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 120। x की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। नाउ अगेन आप सेंटेंस लिखना और फिर अब इधर लिखना। मैं डायरेक्ट लिखने जा रही हूँ। a कितना हुआ, 120 हो गया x के अकॉर्डिंग। b कितना हुआ, 3 into 120 which is equals to 360। ओके, ये कितना हुआ, 2 into 120 which is equals to 240। और ये कितना हो गया, 120। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो आपका 720 आएगा, विच मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो सही है। कैसे, 0 0 0 6 4 10 और 2 कितना हुआ, 12 12 यानी 1 कैरी, ठीक है। 3 2 5 1 6 1 7 आ गया, आ गया। चलो फटाक से क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कह रहा है, the difference between two complementary angles is 10 degree. The difference between two complementary angle is 10 degree. Find the angles. Find the angles. अब अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज की जानकारी होनी चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आखिर होते क्या। सो जो कोई भी दो एंगल जिसका सम 90 हो, ठीक है, कोई भी दो एंगल जिसका सम 90 हो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और कोई भी दो एंगल जिसका सम 180 हो उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। याद है, सप्लीमेंट्री तो बहुत जगह यूज हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री नया होगा। आई होप आपके लिए इतना समझ में आया। कंडीशन क्या कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन, यानी इन दोनों, मान लो इसको तो हटा दो, क्वेश्चन के साथ ये एक्स्ट्रा जानकारी था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना है, ठीक है, इन दोनों बीच का डिफरेंस इतना है। बट यहाँ हम y नहीं लेंगे, यहाँ हम y नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे वो समझो अब, ठीक है। अब उसे समझो। अब एक चीज ध्यान दो, दो एंगल की बात हो रही है। पहला एंगल, फर्स्ट एंगल, अगर मैं x मान लूं या आप मान लो y मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, अगर मैं x मान लूं या आपने y मान लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो सेकंड एंगल आपका कितना होगा, ये कितना होगा, 90 माइनस x होगा, 90 माइनस x होगा। अब पूछो ऐसा क्यों, अब पूछो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि दो एंगल का सम, मान लो y माना मैंने, ठीक है, x और, चलो एक x और एक x डैश, ठीक है, ये दो है, इसका सम 90 होना चाहिए। अगर मुझे x डैश निकालना है, सो x डैश कितना हो जाएगा, 90 माइनस x होगा कि नहीं, ठीक है। सेम चीज यहाँ अप्लाई की, मान लो पहला एंगल मैंने x लेट किया तो दूसरा एंगल मेरा 90 माइनस x होगा। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी x माइनस 90 माइनस x इक्वल्स टू 10। आइए बात समझ में, ब्रैकेट सॉल्व करो पहले, ये 90 प्लस x इक्वल्स टू 10, ये कितना हो जाएगा, 2x। अब इधर देखो, ये 90 है, उस साइड जाएगा माइनस है, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, विच मीन्स की 100 हो जाएगा। x की वैल्यू मेरी 50 आ गई,
एक्स की वैल्यू मेरी 50 आ गई। अगर मेरी एक एंगल की वैल्यू 50 आ गई तो मेरे इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, 90 माइनस 50 विच इज 40, विच इज 40। अब देखो आपकी कंडीशन, अब कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है कि गलत, ठीक है। पहला कंडीशन कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का सम 90 होगा। सो देखो 50 माइनस 50 प्लस 40 90 हुआ। चलो मान लिया हमारा ये सही। एक और आपको इस कंडीशन में पता चलेगा कि दोनों के बीच का डिफरेंस 10 कहा गया था क्वेश्चन में। तो 50 माइनस 40 करो, 10 आ गया, 10 आ गया, विच मीन्स कि हमारा आंसर सही था, हमारा आंसर सही था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सब 2 क्वेश्चन और है, फिर अगेन एक्स की वैल्यू पे आ जाएंगे। लगातार काफी क्वेश्चन हो गए हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम्स वाले। एक बार में अगर समझ नहीं आता कोई क्वेश्चन, कोई बात नहीं, वापस बैक करो, वापस से वो वीडियो, वो वाला क्वेश्चन फिर से देखो, इससे क्या होगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बड़ो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, 9th था ना शायद, 10th, कुछ भी रहा हो। चलो कौन सा क्या होगा क्वेश्चन आपका, 9th मान लो 9th रहा होगा, ठीक है। the number of boys in a class, the number of boys in a class is 3 less than twice the number of girls in the class, ठीक है। if total number of boys is 15, if total number of boys is 15, find the total number of student in the class, find the total number of student in the क्लास। एक क्लास में कितने बच्चे हुए पूरे, ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। अगेन एक बार इस क्वेश्चन को समझा दूं मैं। क्या कहा था, नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास, किसी भी क्लास में जो नंबर ऑफ बॉयज है, यानी जो संख्या है लड़कों की उस क्लास में, इज 3 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी 2 गुना लड़कियों में 3 घटा दे, माइनस कर दे, 3 कम, उतने बच्चे, उतने लड़के हैं उस क्लास में। इफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 15, उसके बाद कह दिया कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 15 है। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो सारे कितने बच्चे होंगे, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले ये देखो क्या होगा, इक्वेशन फ्रेम कर लो। पहले कैसे करेंगे, 3 लेस देन द टॉयज ऑफ द गर्ल्स, यानी टॉयज ऑफ गर्ल्स को मैंने मान लो x मान लिया है, ठीक है, गर्ल्स को मैंने x मान लिया, -3 इक्वल्स टू 15, -3 इक्वल्स टू 15। ये कंडीशन हुई, क्या कहा था, लड़कियों का 2 गुने में 3 घटा दे, 3 कम कर दे तो हमारे बॉयज आ जाएंगे, और बॉयज का आपको संख्या दे दिया था 2x इक्वल्स टू 18, 3 उधर जाएगा, ट्रांसपोज होगा, साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस होगा तो x ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, ठीक है। अब चूंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा था इस क्लास में, सॉरी फॉर दिस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा था इस क्लास में, सो गर्ल प्लस बॉयज कर दे तो टोटल स्टूडेंट निकल जाएगा, विच मीन्स ये गर्ल्स कितने थे 9 प्लस 15, यानी कितना हो जाएगा 24, यानी पूरी क्लास की संख्या कितनी थी 24। अब इसको आप सेंटेंस फ्रेम करके सही से रिप्रेजेंट करके लिखना। अगर ऐसे लिख के आ जाओगे पेपर में तो नंबर नहीं मिलेगा। मेन मोटो, मेरा मोटिव क्या था, क्वेश्चन आप तक पहुंचाना डिफरेंट टाइप के। सो मैंने कर दिया, उसको समझा के सॉल्व भी कर दिया,
सेंटेंस फ्रेम करने का काम आप पे छोड़ दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बस ये लास्ट है, उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। ये लास्ट क्या है क्वेश्चन आपका, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is three times its breadth. If the perimeter of the rectangle is 40 centimeter, find the length and breadth of the rectangle. राइटिंग पे ध्यान मत दो। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसे समझ लो। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स, जो बात मतलब काम किया उसको देखो, 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, यानी किसी भी रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 3 गुना है उसके ब्रेथ का। तो अगर मैं ब्रेथ को 3 अगर ब्रेथ को x मान लूं तो ये 3x हो जाएगा। If the perimeter of the rectangle is 40 centimeter, अगर उसका perimeter 40 centimeter है, so find the length of its find the length and breadth of its rectangle, of a rectangle, ठीक है। आप उस rectangle का length और breadth निकालो। चलो, ये एक rectangle हो गया ABC, जिसमें length इसका मैं मान लेती हूँ 3x और ये आपका x। समझ में आया? अगेन बात समझ में आई? अब फॉर्मूला आप सबको याद होगा, ठीक है। नहीं भी याद होगा तो एक शॉर्टकट बता दो आपसे, इतना AB यानी 3x प्लस, चलो इधर ही लिख रही हूँ, समझ जाना, 3x प्लस इतना, अब ये 3x है तो ये भी इतना ही होगा, एक मिनट, ABCD होगा ना, ये भी 3x प्लस ये x प्लस ये x, ठीक है, इक्वल्स टू 40। याद नहीं होगा तो इसका तरीका अगर याद है तो वो डायरेक्ट इस पे रख के सॉल्व कर लो, फटाक से आ जाएगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके बात वही आएगी और इसको भी सॉल्व करके बात यही आएगी। 3 दिन कितना हो गया, 3 3 6 प्लस 2x इक्वल्स टू 40, ये कितना हुआ 10x इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 4 आ गई। अब क्या किया भाई, x की वैल्यू आ गई, अब इन सब पे पुट करो, ठीक है। इस पे पुट क्या है, यानी ये कितना हुआ 4, इस पे पुट करेंगे यानी 12, l इक्वल्स टू 12, 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12। लेकिन कंडीशन बैठ नहीं रहा ना, सॉरी रुक जाओ, 40 आना चाहिए था पैरामीटर, 12 4 करोगे 40 नहीं आ रहा है आपका। लेट मी वॉच, ओके, रुक जाओ। चलो एक काम करो, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, ठीक है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, क्योंकि कहीं से भी आंसर इतना नहीं 40 नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसको वापस सॉल्व करते हैं। इसको वापस सॉल्व करते हैं। अब एक काम करो, इसको बस
20 कर दो, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब आपका आंसर आ जाएगा। L कितना था 3x, B कितना था x, 2L प्लस B इक्वल्स टू 40। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2, इधर L रखो, कितना आएगा 3x प्लस x इक्वल्स टू 40, 2 इंटू में 4x इक्वल्स टू 40, 8x इक्वल्स टू 40। लेट मी चेंज माय मार्कर फर्स्ट। खत्म हो गया इंक। 40 कितना हुआ, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5। अब देखो, अब इस पे पुट करो। b कितना हो गया आपका, ब्रेथ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। l कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, हाँ 3 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। कंडीशन क्या थी कि लेंथ कितना हो जाएगा 20, देखो 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब बस खत्म करते हैं यहाँ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो चुका है, इतना काफी लंबा चौड़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका x की वैल्यू निकालनी है, और है क्या क्वेश्चन, 5x/2 माइनस 3 इक्वल्स टू 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। ठीक है, एलसीएम लेंगे, हाँ एलसीएम लेंगे, 2 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 3x माइनस 1। अब क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 3x माइनस 2, 5x माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 6 माइनस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस 4, x की वैल्यू माइनस 4। फटाफट मैंने सॉल्व किया। ठीक है, ट्रांसपोज करना है, कैसे करना है आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 3/2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 प्लस 5, ठीक है, इक्वल्स टू 4x प्लस, एक मिनट रुक जाओ, मुझे दिख नहीं रहा 4x प्लस के बाद क्या है, 4x प्लस 9 है। ठीक है, यहाँ 9 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो क्या करो, इसको पहले सॉल्व करो, ब्रैकेट को कितना हो जाएगा 6x/2 माइनस 3/2 प्लस 5 इक्वल्स टू 4x प्लस 9। अब मैं 5 को उस साइड भेज दे रही हूँ। ठीक है, नहीं बिना एलसीएम नहीं भेज सकते। 2 6x माइनस 3 प्लस 10 इक्वल्स टू 4x प्लस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x माइनस 3 प्लस 10, अरे भाई 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दिया मैंने। ठीक है, इस पार्ट को मैंने सॉल्व कर दिया। 6x प्लस 7 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8x प्लस 18। इतनी बात समझ में आई, पहले बता, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब ट्रांसपोज कर दो, अब ट्रांसपोज कर दो, कितना आएगा 6x माइनस में 8x इक्वल्स टू 18 माइनस में 7, साइन चेंज हो गया, ये माइनस 2x आ जाएगा इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 11, x इक्वल्स टू 11/2, x इक्वल्स टू 11/2। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो पॉज करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, b/3 minus b/2 equals to b minus 7, b minus 7। इसको फटाफट सॉल्व करो, नीचे एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, ये 2b माइनस में 3b इक्वल्स टू b minus 7। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एलसीएम ले सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, माइनस b इक्वल्स टू 6b minus 7, 9 6 7 42। ठीक है, माइनस b इस साइड आ जाएगा माइनस 6b, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 42। ये कितना हो जाएगा, माइनस 7b इक्वल्स टू माइनस 42, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल्स टू 6। b की वैल्यू आपकी आ गई 6। चलो अब दो क्वेश्चन आपको मैं दूंगी इसी टाइप का, बट वो आपको खुद से करना होगा, वो आपको खुद से करना होगा। चलो करो फटाफट, क्या क्वेश्चन है वो, 3b/2 plus 1/3 equals to 2b/3 plus 5 1/3, 5 1/3। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 3p minus 1 2 3p minus 1 plus 3p plus 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 p plus 3 minus 1। ये दो क्वेश्चन आपको खुद से करना है, वो दो क्वेश्चन आपको खुद से करना है। समझ में आ रहा है, ये इक्वल्स टू है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, राइटिंग ठीक है। 2 ब्रैकेट में 3p minus 1 plus 3p plus 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में p plus 3 ब्रैकेट में -1। ये क्या क्वेश्चन है, 3b/2 plus 1/3 इक्वल्स टू 2b/3 plus 5 मिक्स फ्रैक्शन है 5 1/3। इसको पहले सॉल्व करना फिर कुछ करना, ठीक है। अगेन एक वर्ड्स प्रॉब्लम, चलो चलो चलो, क्या क्वेश्चन है ये आपका, a square and an isosceles, a square and an isosceles triangle have the same perimeter, ठीक है, have the same perimeter, the base the base of the isosceles triangle is 12 centimeter, and each side of the square is 5 centimeter, shorter than each of the equal side, each of the equal sides of the isosceles triangle, Find the perimeter of the square. Find the perimeter of the square, ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये आपका, पहले समझेंगे अच्छे से, ठीक है।
A square and an isosceles triangle have the same perimeter. क्या कहा, एक स्क्वायर है और एक isosceles triangle जिसका पैरामीटर सेम है. The base of the isosceles is 12 centimeter. Isosceles triangle का जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर है. And each side of the square, यानी स्क्वायर के हर एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर छोटा है किसके, वो जो दो इक्वल साइड होते हैं ना आइसोसेलेस ट्रायंगल के, उससे. अब कहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. अब देखो फिगर देख लो पहले. ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और ये स्क्वायर है. बात समझो, दोनों का पेरीमीटर सेम है, ठीक है, दोनों का पेरीमीटर सेम है. द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, यानी इसका बेस कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है. इन दोनों का मुझे नहीं पता तो मैं x लेट कर रही हूँ, ठीक है. कहा गया है कि जो इसका हर एक साइड है वो 5 कम है, 5 सेंटीमीटर कम है इसके साइड से. इसके साइड से समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझ में आई? अगर आपने इतना समझ दिया मतलब आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर डाला. आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर डाला. अब देखो पेरीमीटर की बात कही थी कि दोनों सेम है. सो पेरीमीटर of isosceles triangle equals to perimeter of square. ठीक है, पहला कंडीशन यही था आपका. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का पैरामीटर यानी x plus x plus 12 इक्वल्स टू, मैं मार्कर चेंज कर लूं, x plus 12 इक्वल्स टू इसका पैरामीटर यानी 4 इंटू में x minus 5. 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है. समझ में आया? नहीं तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, बात यही आती है. सो उतना काम बढ़ाने से अच्छा फटाफट काम करो. ये 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 4x माइनस 5, इतना हुआ, इतना हुआ. 2x माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 12, माइनस 5 माइनस 12. इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एक मिनट, जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 5 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना. सॉरी, ठीक है, 5 से भी मल्टीप्लाई होगा. 5 4 20, इधर भी सेम करो 20, ठीक है. ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 2x, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस माइनस 32. यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 16 आ गई. x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई. इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? x की वैल्यू 16 आ गई. अब ये देखो, अब मैं फटाफट इधर करने जा रही हूँ. यानी ये और ये कितना हो गया 16, ये और ये कितना हो गया 16, ठीक है. और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 5 मतलब कितना, 16 माइनस 5 मतलब कितना, 11. अब चलो अगेन मैं ये कहती हूँ कि मुझे ये नहीं कंफर्म है कि ये मेरा आंसर सही है कि गलत है. ये मेरा आंसर सही है कि गलत है, ठीक है. अब इसको मैं कैसे पता करूंगी कि मेरा सही है कि गलत है? मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ. जो कंडीशन गिवन थी ये वाली, ये हो गई. पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर चेक करते हैं कैसे पता चलेगा कि सही है कि गलत है. इतना इनफ है, ठीक है. ये देखो, ये वाला चीज देखो और ये वाली चीज देखो, ठीक है. पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ये कितना था 16 यानी 32 प्लस 12 इक्वल्स टू 4 इंटू 11. ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 44. LHS इक्वल्स टू RHS हो गया. यानी हमारा आंसर सही था, हमारा आंसर सही था. फटाफट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट बस अब एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देना है, बस फिर खत्म. पूरा बोर्ड बनना है. चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर 2 क्वेश्चन होमवर्क, बाकी खत्म ना.
पहले सॉल्व कर लेते हैं. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल. द लेंथ एंड breadth of a rectangle is are in the ratio 7:4. 7:4. If the length is doubled and the breadth is increased by 6 centimeter and the breadth is increased by 6 centimeter, the ratio of the length and breadth becomes 2:1. 2:1. Find the length and breadth. Find the length and breadth. चलो पहले कथा समझो फिर इसको सॉल्व करते हैं. थोड़ा सा है टफ. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो इतना यानी लेंथ और ब्रेथ का आपको रेशियो दे दिया 7:4. 7:4. इफ द लेंथ इज डबल्ड, उसका लेंथ अगर डबल हो जाए और ब्रेथ जो है वो इंक्रीज कर जाए 6 सेंटीमीटर से, तो जो अब रेशियो बनेगा वो 2:1 का हो जाएगा. तो जो अब रेशियो बनेगा वो 2:1 का हो जाएगा. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. अब उसका लेंथ और ब्रेथ निकालने कहा है. अगेन रेशियो की बात है, सो हम x लगा देंगे उसके रेशियो में. ठीक है, लेंथ का रेशियो 7x हो जाएगा और ब्रेथ का रेशियो 4 हो जाएगा. ठीक है, इफ द लेंथ इज डबल, इसको डबल कर देते हैं which is equals to 14x और क्या है, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर और इसमें 6 सेंटीमीटर ऐड कर देते हैं. तो जो अब रेशियो बनेगा वो 2:1 का होगा. 2:1 का होगा. सो 14x अपॉन में 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 2 अपॉन में 1. इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आई ये बात समझ में? ठीक है, मैं क्वेश्चन रब कर दे रही हूँ. क्वेश्चन रब कर दिया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 14x हो जाएगा एज इट इज. इसको मल्टीप्लाई करो, ये 8x हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा. इतनी बात समझ में आई? ट्रांसपोज करो 14x माइनस 8x इक्वल्स टू 12. कितना हो जाएगा ये? 6x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 2. x की वैल्यू 2 आ गई. अब लेंथ एंड ब्रेथ पूछा था, तो कौन सा लेंथ और ब्रेथ पूछा है? ये वाला लेंथ और ब्रेथ नहीं पूछा है. ये कंडीशन लगाने से पहले जो आपका लेंथ और ब्रेथ था वो पूछा है. तो पहले आपका लेंथ सिर्फ 7x था, विच इज अगर 2 रख दे तो 14x सेंटीमीटर हो जाएगा. ब्रेथ कितना था? 4x. अगर 2 रख दें तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा. इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं. जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने वाली थी वो वाला.
वो जो क्वेश्चन था क्या था, ये देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रहीम। चलो दो साइड कर दे रही हूँ, इधर एक क्वेश्चन, उधर दूसरा क्वेश्चन। प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रहीम, Ram and Rahim are in the ratio 7:4. 7:4. If the if the length sorry एक मिनट, if 4 years back, sorry एक मिनट, कुछ चीजें चेंज कर, हाँ गलती से मैंने नीचे वाला क्वेश्चन देखा, एक बार फिर से देख लो। द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड रहीम आर इन द रेशियो 4:5. 4:5. If 4 years back, 4 years back यानी 4 साल पहले, their age were in the ratio, their age were in the ratio of 3:4. 3:4. Find their present age. Find their present age. खत्म ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको, मार्कर खत्म है। Ashish is 5 years older. 5 years older than Ravi. 8 years from now, 8 years from now, 8 years from now, the ratio of their ages will be, the ratio of their ages will be 4:5. 4:5. Find the present ages. Find their present ages. ये दो क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है। और अब खत्म करते हैं इस वीडियो को, काफी लंबा हो चुका है, आई थिंक 1 घंटे से कुछ ज्यादा ही हो चुका होगा। और आई होप इतने क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए इनफ थे। छाट के मेहनत कर करके मैंने एक क्वेश्चन इसमें से निकाले थे, जो आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने दिए थे जो कि आपके एनसीईआरटी से मैच करते हैं, और कुछ ऐसे दिए थे जो आपके एनसीईआरटी से मैच नहीं करते थे। जैसे वो कॉइन वाली बात एनसीईआरटी में सेम चीज था, ठीक है, एज वाली चीजें भी एनसीईआरटी में सेम चीज थी। हाँ, वो स्क्वायर और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो पैरामीटर मैच कर रहा था सेम था, वो आपके एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए थे। हाँ, वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस की क्वांटिटी ज्यादा थी एक्स की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि वो इजी होता है, इजीली निकल जाता है, ठीक है। और ये थोड़ा टफ होता है, इसमें आपको पहले तो इक्वेशन फ्रेम करना पड़ता है, फिर आंसर लाना पड़ता है, और आप शायद ही आपने इक्वेशन सही फ्रेम किया हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का इक्वेशन भी फ्रेम सही नहीं हो पाता है। उसमें तो आपको इक्वेशन दिया रहता है, एटलीस्ट कम से कम बस आपको आंसर निकालना होता है, तो वो इजी होता है, ये टफ होता है, इसलिए मैंने ये ज्यादा क्वेश्चन रखे थे, वो कम रखे थे। अब करते हैं अलविदा, ठीक है। अब आप अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट कीजिए, इतना क्वेश्चन करने के बस फुल स्टॉप लगा दीजिए। थर्ड चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन करेंगे, क्वाड्रिलेटरल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। चलो बाय बाय, तब तक थैंक यू।